तो अब आपने जो टोटल इसमें 51 सवाल थे, आपने जो टेस्ट दिया था कंजंक्शन का, ये आखिरी है। और जो आपकी स्कोरिंग रही है वो आप सबको पता चल गया होगा कि आप ये अपनी स्कोरिंग क्या है। उसको साइट है गूगल ने खुद किया है, वो ये एवरेज आप देख रहे हैं 27.9 एंड 28 जो है आपका एवरेज है, मतलब आपका जो मीन है बिल्कुल हाफ है। और जो फ्रिक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पर कि जो 45 स्टूडेंट ने इसको जवाब दिया था, और जो सही जो रिस्पांस है जिसने दिया वो यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 20-22 से ज़्यादा नहीं है जिन्होंने करेक्ट रिस्पांस दिया है। तो ये जो है जो 20 तक जो है वो गया है। और इनकरेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सब है, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन हम चलते हैं एक एक करके देखते हैं। और देखिए पहला सवाल है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन के डेफिनेशन पे है। और कंजंक्शन जो है वो मेनली जो है दो सेंटेंस को जोड़ता है, या वो दो वर्ड को जोड़ेगा। जैसे कि अगर आप कहते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग फॉर डिनर, यहाँ राम को और श्याम से जो जोड़ रहा है वो एंड है। ये जो एंड है ये आपका कंजंक्शन है। तो यहाँ पे जो है दो वर्ड को जोड़ रहा है। उसी तरह से आप अगर कहते हैं कि आई एम ईटिंग एप्पल्स एंड यू आर ईटिंग मैंगोज, तो यहाँ भी जो है हम देख रहे हैं दो सेंटेंस है जिसको एंड से जोड़ा गया है। तो यहाँ भी जो एंड है हमारा कंजंक्शन है। उसी तरीके से और भी हैं जो कि एंड के अलावा बहुत सारा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर विच वॉज नॉट माइन, ये जो विच है ये एक तरह से कंजंक्शन है जो कि जो पहला वाला सेंटेंस है उसको जोड़ रहा है। उसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि यू कैन नॉट या यू विल नॉट मूव फ्रॉम हियर अंटिल आई रिटर्न, तो यहाँ जो यू विल नॉट मूव हियर फ्रॉम हियर अंटिल आई रिटर्न, तो ये जो अंटिल है वो दो सेंटेंस, यहाँ पर दो सेंटेंस है, या हम कहें कि दो क्लाउज है यहाँ पे कि यू विल नॉट मूव फ्रॉम हियर एक सेंटेंस और आई रिटर्न दो सेंटेंस हुआ, और उस दोनों को जोड़ रहा है वो अंटिल है। तो ये जो आप देख रहे हैं अंटिल है, विच है, और भी इस तरह के बहुत सारे हैं, देयरफॉर है, टिल है, ऑल्सो है, फॉर है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं वो भी तो होगा जिससे जिसको हम सेंटेंस को, जी बहुत सारे हैं, हमने तो आपको फ्यू एग्जांपल दिया है, बहुत सारे हैं जिसका इस्तेमाल हम दो वर्ड को जोड़ने में या दो सेंटेंस को जोड़ने में या दो क्लाउज को जोड़ने में हम करते हैं, और इन्हीं को हम कंजंक्शन कहते हैं। और ये बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है ये, कि अनलेस यू नो अबाउट द ट्रू position of a conjunction, you will not be able to write effective phrase. तो अगर आप effective पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो you must know about the conjunction and their uses. और वो जो इसकी uses हैं वो are not so difficult. With practice you can attain the mastery of using conjunction. तो ऐसा नहीं कि ये डिफिकल्ट है, हमें जो है उसके इस्तेमाल को जानना है और समझना है, और as much as you practice you will be
able to apply a particular conjunction with particular references, particular reasoning. तो यहाँ पे क्या है, हमें एक तो कंजंक्शन को भी जानना है और कंजंक्शन की जो वजह हैं वो भी हमें जानना होता है। तो ये जो पहला सवाल था इस वही था कि कंजंक्शन के बारे में क्या सही नहीं है, कंजंक्शन के बारे में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंजंक्शन जो है दो वर्ड को भी जोड़ता है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को भी ये जोड़ता है। ट्रू का मामला तो यहाँ कोई नहीं है, हमको लगता है कि मैंने यहाँ से ट्रू नॉट नहीं हटाया, तो इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा सही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ऑल ऑफ द अबव कहते हैं तो ये ट्रू नहीं के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ से ट्रू हमने हटाया नहीं है, तो ये गलती हो गई। यहाँ पे होना चाहिए विच इज ट्रू अबाउट कंजंक्शन। खैर ये जो है आप लोग इसको ऐसे समझिए। दूसरा देखिए ये कह रहा है कंजंक्शन इज मेड अप। देखिए कंजंक्शन जो बना होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है, टू वर्ड का भी हो सकता है और दो से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। अभी जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। जैसे मैंने अभी देखा देयरफॉर, एंड, ऑल्सो, ये सिंगल वर्ड है। उसी तरह से आप कहते हैं कि सो, एज, नीदर, नॉर, ईदर, और ये जो कंजंक्शन है ये दो वर्ड से बना हुआ है। उसी तरह से करते हैं, अगर आप एग्जांपल के तौर पर लेते हैं इन अकॉर्डेंस विथ, तो ये जो इन अकॉर्डेंस विथ है ये दो से ज्यादा का बना हुआ है। एज फॉर एज या इन रिस्पेक्ट विथ, तो ये जो आप देख रहे हैं कंजंक्शन ये दो से ज्यादा वर्ड का बना हुआ है। तो कंजंक्शन जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, डबल दो वर्ड्स के भी उनके बने हो सकते हैं, और इट कैन बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ मोर देन टू वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबव ये आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल आ रहा है। अब आपने देख लिया है कि कंजंक्शन क्या है, तो तीसरा सवाल यहाँ पे है टिक यस इफ देयर इज अ कंजंक्शन फाउंड इन द सेंटेंसेस और टिक नो इफ नॉट फाउंड। तो सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पे और उस सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि उसमें प्रीपोजिशन है या नहीं है। तो देखिए मैं आपको गलत सही नहीं बता रहा हूं, आप खुद यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों ने इसको सही कहा है। ऑल ऑफ द अबव को 16 मतलब 35% लोगों ने इसमें सही कहा है। बाकी लोगों ने सिंगल वर्ड को बताया, टू वर्ड को बताया, मोर देन टू वर्ड को बताया। हालांकि सब सही है, लेकिन जिन्होंने सिंगल वर्ड को टिक किया उनकी नजर में यह है कि दो वर्ड का नहीं हो सकता या दो से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि जो कंजंक्शन है ये एक वर्ड का भी होता है, दो का भी होता है, दो से ज्यादा का भी हो सकता है। और इसमें जो है नीचे देखते हैं नीदर नॉर हर मदर केम टू स्कूल। देखिए जो यहाँ पर दो सेंटेंस एक्चुअली जिसको समझिए कि एक तरह से दो सेंटेंस को घुसा दिया गया एक दूसरे में। नीदर शी नॉर हर मदर केम टू स्कूल मतलब हुआ कि शी डिड नॉट कम टू स्कूल, और एक दूसरा सेंटेंस है हर मदर डिडंट कम टू स्कूल। तो इन दोनों को कंबाइन किया गया है नीदर और नॉर का इस्तेमाल करके। तो ये आपका नीदर नॉर है, ये आपका कंजंक्शन है, आगे इसका इस्तेमाल भी आएगा। तो इस सेंटेंस में यस आएगा क्योंकि नीदर और नॉर जो हमारा है वो हमारा कंजंक्शन है। उसी तरह से देखिए अंटिल यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। यहाँ जो अंटिल यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, ये दो सेंटेंस है यहाँ पे, और एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। आप देखिए यू विल नेवर सक्सीड ये अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है यू ट्राई, अगर हम सिर्फ यू ट्राई करते हैं तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ट्राई करना है। मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंस है हमारा इनकम्प्लीट है, और इस सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए ये दूसरे वाले पर डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। तो ये जो आपका है इसको आप ऐसे समझिए, मैं क्योंकि ये बार बार आने वाला है इसलिए जो है मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूं ताकि आपको जो है आगे दिक्कत ना आए, बार बार मुझे इसको आपके तरफ रेफर ना करना पड़े। तो यहाँ देखिए ये जो आपका है
until you try you will never succeed। तो इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। until you until you try you will never succeed। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर इसको समझने के लिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए ये जो यू ट्राई है, until you try you will never succeed, तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। एक है यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, यू विल नेवर सक्सीड। ये जो सेंटेंस है अपने आप में कंप्लीट है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट नहीं है, इस डिपेंड होना पड़ता है इस वाले पे। ये सेंटेंस यू विल नेवर सक्सीड until you try। तो यहाँ पे जो सेंटेंस अपने आप में पूरा है उसको हम लोग मेन कहते हैं, और जो कंप्लीट नहीं है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट कहते हैं। सबऑर्डिनेट आप समझ रहे होंगे कि सबऑर्डिनेट का जो मतलब होता है वो डिपेंडेंट होता है, यानी इसको हम लोग डिपेंडेंट भी कहते हैं, डिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो दो तरह का सेंटेंस है यहाँ पर। एक तो ये है जो अपने आप में कंप्लीट है, यू विल नेवर सक्सीड, और दूसरा ये है जो कंप्लीट नहीं है और इसको कंप्लीट होने के लिए एक दूसरे सेंटेंस में डिपेंड होना पड़ता है। तो चूंकि इसको डिपेंड होना पड़ता है इसलिए डिपेंडेबल है, यानी कि ये डिपेंड करता है, ये सबऑर्डिनेट होगा, छोटा होगा, मतलब कि इसको जो है अपना मीनिंग निकालने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है। और जो सेंटेंस अपने आप में फ्री है, जिसको हम फ्री सेंटेंस कह सकते हैं या फ्री क्लॉज कह सकते हैं, उसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं और उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। बाकी जो सेंटेंस जिसको जो इनकम्प्लीट है मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है, उसको हम लोग सबऑर्डिनेट कहते हैं या डिपेंडेंट कहते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर अंटिल जो है, अंटिल जो आपको आ रहा है यहाँ पे, ये एक तरह से समझिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। ये जो है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लगा हुआ है, ये जो कंजंक्शन है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसके बगैर ये आप मीनिंग नहीं दे सकता। You will never succeed until you try। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो until है वो हमारा क्लॉज है। उसके बाद देखिए he was succeeded because he worked hard। he was succeeded because he worked hard। अब यहाँ पे देखिए because आया है, ये जो because है ये हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, he was succeeded और he worked hard, इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये हमारा कंजंक्शन है, इसलिए यस आया। नो में भी देखिए है, 7 लोग हैं नो में। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आई सॉ नॉट ओनली हिज फादर बट ऑल्सो हिज मदर। ये पास्ट टेंस में है और ये कह रहा है कि ना तो हम सिर्फ इनके फादर को देखा बल्कि इनके माँ को भी हम देखा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो हमारा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारा इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हम साथ में आते हैं। आपने अभी देखा था नीदर और नॉट देखा था, ये हमेशा साथ में आते हैं। उसी तरह से आपका जो है ईदर भी आता है, अभी आगे आएगा ईदर और, ये जो है हमेशा साथ में आते हैं। इस तरह के कुछ कंजंक्शन है जो कि हमेशा साथ में आते हैं और साथ ही अपना मीनिंग देते हैं। तो उनको भी है जो इसमें जो है हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में है क्या। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, आई सॉ हिज फादर, आई सॉ हिज मदर, मतलब दोनों को देखा। तो यहाँ पे जो मतलब हो गया कि
नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है और दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है, इसलिए ये हाँ है। तो अब अगर देखिए इसमें कह रहा है आई रीच्ड ऑफिस बिफोर माई बॉस अराइव्ड, यहाँ पे एक सेंटेंस है माई ऑफिस, आई रीच्ड ऑफिस बिफोर मतलब पहले, मैं अपने बॉस के पहुंचने से पहले ऑफिस पहुंच गया। तो यहाँ जो बिफोर देख रहे हैं ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई रीच्ड ऑफिस एंड माई बॉस अराइव्ड, इसलिए बिफोर जो हमारा ये हमारा कंजंक्शन है। इसमें देखिए 35% बच्चों ने कहा कि नो। अब इनको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये कंजंक्शन है। देखिए कंजंक्शन से कितना मीनिंग जो है क्लियर भी हो रहा है। आई रीच्ड ऑफिस बिफोर माय बॉस रीच, तो एक समझिए सेंटेंस को डायरेक्शन देने के लिए और एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ कंजंक्शन यू विल नॉट एबल टू क्राफ्ट any sentences any sentence which expose your which carry your meaning। अब अगर देखिए he was succeeded because of his hard work, ये सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए उस पहले भी आपका बिकॉज आया था और हमने कहा था कि वो कंजंक्शन था, आपने टिक लगाया था। अब यहाँ पे देख लीजिए he was succeeded because of his hard work, ये जो है यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, ये हमारा कंजंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई दो सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे एक सेंटेंस है ही वॉज सक्सीडेड और एक यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ हिज हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। ये जो हमारा बिकॉज ऑफ है ये हमारा कंजंक्शन नहीं है, लेकिन वो बोला था। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए क्या है कि हम सेंटेंस लिखते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस था इसमें पहले हम इसी को लिख लेते हैं, एक है ही वाज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस आया कि he was succeeded because of his हार्ड वर्क। एक तो सेंटेंस हमारा ये हो गया हार्ड वर्क। एक सेंटेंस हम दूसरा लेते हैं he succeeded because he worked hard, ये हमारा जो है एक सेंटेंस है। अब इस दोनों सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आप ये पाते हैं कि इस वाले सेंटेंस में ये ही वाज सक्सीडेड और इसमें एक सेंटेंस तो दिख रहा है लेकिन दूसरा कोई सेंटेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ही सक्सीडेड बिकॉज इज ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट होने की जो कंडीशन है वो ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक उसका वर्ब हो। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो लाइन है वो सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलता है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे ही जो है वाज और सक्सीडेड, ही आपका सब्जेक्ट है और सक्सीडेड आपका वर्ब है। लेकिन दूसरे वाले में अगर आप देखते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं शो हो रहा है कि ना तो सब्जेक्ट पता चल रहा है ना तो यहाँ पे वर्ब। ये हार्ड वर्क है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क है यहाँ पर हार्ड। तो हार्ड जो है हमारा एक तरह समझिए कि एडजेक्टिव है, ये हमारा वर्क जो है नाउन है। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है। जब सेंटेंस नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक ये है एक ये है। ये हमारा मेन क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। इसकी यहाँ पे क्लॉज है ये हमारा। तो बिल्कुल याद रखने की चीज है, समझने की चीज है कि कौन कंजंक्शन हो सकता है और कौन कंजंक्शन नहीं हो सकता है। जहां दो सेंटेंस नहीं है वो कंजंक्शन नहीं होगा, या दो वर्ड को अगर वो नहीं जोड़ रहा है तो वो कंजंक्शन नहीं होगा, वो कुछ और होगा। अभी आगे आएगा इस तरह का चीज जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि हाँ
ये हो गया आपका। और एक है अमन, राम एंड अमन आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स राम और अमन को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा एंड जो है कंजंक्शन है। और 71% बच्चों ने कहा कि कंजंक्शन है, वही 28 ने कहा कि नहीं है। एक दूसरा देखते हैं, अ मैन हु इज माय फ्रेंड हैज कम टू मीट। बिल्कुल यहाँ पे जो है अमन है, अमन हु इज माय फ्रेंड, हु इज माय फ्रेंड हैज कम टू मीट। तो ये जो हु इज माय फ्रेंड है, ये जो है हु इज माय फ्रेंड, ये अमन को जो जोड़ रहा है, ये हु जोड़ रहा है, हु इज माय फ्रेंड। इसलिए हु जो है आपका ये रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज जो है समझिए कि जो शुरू होता है हु, वो हमारा कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर हु जो है हमारा कंजंक्शन है। इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कंजंक्शन हो सकता है, कौन कंजंक्शन नहीं हो सकता है। आगे और भी इसमें हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई विच इज कंजंक्शन एंड विच इज प्रीपोजिशन। जी, अब देखिए जो कंजंक्शन है और प्रीपोजिशन है, लगभग हम मिस्टेक कर जाते हैं कि दोनों एक ही जैसा है, या क्योंकि जो कंजंक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट लगता है क्या कि वो प्रीपोजिशन है। और बिल्कुल जो बिल्कुल एक कंजंक्शन है वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। इवन अभी आगे देखिएगा कि ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो यहां देखिए पहला सेंटेंस दिया है, डिस्पाइट द रेन आई वॉज एबल टू रीच होम सेफली। ओके, यहां पे देखिए कि कैसे हम समझेंगे। देखिए इसमें 88% लोगों ने कहा है कि ये प्रीपोजिशन है, 86 ने। वही कंजंक्शन जो है 13% लोगों ने कहा है कि कंजंक्शन है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये प्रीपोजिशन है। और ये प्रीपोजिशन इसलिए है कि देखिए द रेन, ये द रेन जो है ये आपका नाउन है और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है। तो पहला लेसन जो आपने प्रीपोजिशन का पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ पे जो है आपने उसका इस्तेमाल किया और आपने कहा कि द रेन की रेन जो है नाउन है, इसलिए उससे पहले आया है, इसलिए ये आपका प्रीपोजिशन है। इसलिए ये जो डिस्पाइट हो गया वो आपका प्रीपोजिशन। लेकिन डिस्पाइट जो है वो कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल होता है। शर्त ये होगा कि डिस्पाइट के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा तो होगा, नहीं तो वो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। देखिए, ऑल्दो ही वाज नॉट सो स्मार्ट इन क्लास ही हैज मेड हिज वे। अब यहाँ देखिए ऑल्दो आया है, बिल्कुल ये कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस यहाँ पे है, ही वाज नॉट सो स्मार्ट इन द क्लास और ही हैज मेड हिज वे। तो यहाँ जो है दो सेंटेंस यहाँ पे है जिसको ऑल्दो से जोड़ा गया है, तो ये आपका कंजंक्शन है। उसके बाद देखिए, आई विल बी वर्किंग अंटिल द एंड ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल इसको जो हम ऐसे देख सकते हैं, द एंड ऑफ माई लाइफ। ये जो आई एम वर्किंग, आई बी वर्किंग, ये तो एक सेंटेंस है हमारा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं द एंड ऑफ माई लाइफ, इसमें कोई सेंटेंस हमको नहीं दिख रहा है, बल्कि एक क्लाउज है, ये एक फ्रेज है ये, और इसको जोड़ रहा है अंटिल। तो अंटिल के बाद एक फ्रेज आया है, उसके बाद कोई दो फ्रेज नहीं है दूसरा। तो ये जो है आपका कंजंक्शन नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन है। और याद कीजिए इससे पहले जो एक सेंटेंस आया था जहां पर हमने अंटिल का इस्तेमाल किया था, वो आपका कंजंक्शन था, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब दिया है वो 40% लोगों ने, आप में से 40% ने इसको सही करार दिया है। अब मुझे लगता है कि जो पहला वाला सेंटेंस आया था उसी में आप लोग जो है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है मात खा गए होंगे। ये वाला सेंटेंस जो है शायद इसी में होगा। ये देखिए, until you try you will never succeed। यहाँ until आपको बिल्कुल ये कंजंक्शन है यहाँ पे until, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है यहाँ से वो। ये जो हमारा है ये until, ये हमारा कोई सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है सेंटेंस, इसलिए ये हमारा प्रीपोजिशन है। देखिए यहाँ पर 40% लोगों का प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से जो है हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कंजंक्शन है कौन प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन है तो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरा देखिए, आई वुड लव टू ईट एप्पल फॉर, यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई वुड लव टू ईट एप्पल्स एंड आई लाइक देम। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, फॉर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर फॉर तो है, हम लोग पहले से जानते हैं कि फॉर जो है प्रीपोजिशन है, लेकिन फॉर का इस्तेमाल हम एज ए कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने में भी कर सकते हैं। और कहाँ करते हैं ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। एक है यहाँ पे, द हाउस बिहाइंड द माउंटेन इज फार
इज फार टू रीच। ये यहाँ पे जो है माउंटेन, ये आपका बिहाइंड यहाँ पे एक है, द हाउस बिहाइंड द माउंटेन। यहाँ जो बिहाइंड है ये आपका प्रीपोजिशन है, और 68% ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि द माउंटेन से पहले बिहाइंड आया है, इसलिए जो हमारा ये प्रीपोजिशन है। वहीं आपका 31% ने कहा कि कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि बिहाइंड जो है अपने आप को बिल्कुल माउंटेन से पहले आ रहा है, कोई सेंटेंस से पहले नहीं आ रहा है कि वो आ सके, इसलिए ये हमारा प्रीपोजिशन है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, द हाउस विच इज बिहाइंड द माउंटेन इज फार टू रीच। अब यहाँ जो विच आया है हमारा, विच, ये जो विच है ये हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए द हाउस, यहाँ पर इस तरह से देखिए, विच इज बिहाइंड द माउंटेन, ये पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में एक सेंटेंस है, सेंटेंस विद इन सेंटेंस है। द हाउस विच इज बिहाइंड द माउंटेन इज फार टू रीच। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, द हाउस विच इज बिहाइंड द माउंटेन, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। इसको जो है, ये देखिए आप ऐसे समझिए, द हाउस, द हाउस which was behind the mountain was far to reach। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसको ध्यान से देखिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी अभी हम जो बता रहे हैं कि कौन कंजंक्शन है, कौन प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन भी आपका सॉरी है, बिहाइंड भी आपका कंजंक्शन है। मैं आगे हो सकता है कि इस तरह के आ जाए, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं सब बता दूं आपको, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगा या फिर हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप जब जाइएगा वहां पे, जो क्यूरियस हो सकता है उसमें आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस विद इन सेंटेंस है, द हाउस विच वॉज बिहाइंड द माउंटेन, यहाँ एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, विच वॉज बिहाइंड द माउंटेन, उसके बाद आ रहा है वॉज फार टू रीच। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, आप जो है इसको इस तरीके से कीजिए ताकि आपको दूसरा सेंटेंस जो है वो समझ में आ जाए, सेंटेंस विद इन सेंटेंस है। तो ये जो आपका है विच, ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस है, द हाउस वाज फार टू रीच और विच वाज बिहाइंड द माउंटेन, यहाँ पर दो सेंटेंस है, और इसको जो है विच जोड़ रहा है, इसलिए ये जो हमारा है कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं है। हालांकि बहुत ही आसान था पहचानना कि ये है कि नहीं है। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं दूसरा सेंटेंस जो है, हम देखते हैं यहाँ पे, अच्छा इसमें खत्म हो गया। तो ये आपका जो है कंजंक्शन है, ये आपका प्रीपोजिशन नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था यहाँ पर, क्योंकि बिहाइंड वहां पे आपका प्रीपोजिशन हो गया था, हमने यहाँ पे बिहाइंड का ही इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि उसको देख के कुछ लोग जो है इसको प्रीपोजिशन ही कह दें, लेकिन यहाँ पर भी 46 ने इसको सही करार दिया है और ज्यादातर लोगों ने इसको गलत किया है। देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑलवेज कम्स इन पेयर। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो हमेशा पेयर में आता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि नीदर नॉर, इधर और ये बट ऑल्सो एज वेल, ये जो है हमेशा साथ में आते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहीं पे आपको पहचानना है कि कौन सा कंजंक्शन कोरिलेटिव है और कौन नहीं है। तो यहाँ सबसे पहला है, वेदर ही पासेस और फेल्स इट मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। तो ये जो है आपका कोरिलेटिव है, क्योंकि वेदर और जो है अल्टरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेदर जो हमारा है, वेदर और वेदर ही पासेस और फेल्स इट मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। तो ये हमारा जो है कोरिलेटिव है, क्योंकि इसमें दो चीज एक साथ है, वेदर और एक साथ आता है हमेशा। वेदर ही गोज टू पटना और कोलकाता, इट विल नॉट बी इजी फॉर हिम। तो कुछ भी हो, वेदर के साथ हमेशा
हम और के साथ वेदर और का इस्तेमाल एक साथ करते हैं। उसी तरीके से एक और है, ही वॉज बिहेविंग एबनॉर्मली एज इफ ही वॉज अटैक्ड बाय अ सैटान। तो यहाँ जो है ये आपका कोरिलेटिव नहीं है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एज इफ, ये आपका कंजंक्शन है लेकिन ये कोरिलेटिव नहीं है, क्योंकि ऐसा दो आ रहा है साथ में, ठीक है दोनों साथ में आएगा, लेकिन कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है उसको पहचानने का क्या है कि एक कंजंक्शन शुरू होगा फिर उसके बाद कुछ आएगा फिर वो दूसरा कंजंक्शन शुरू हो जाए। जैसे हमने आपने देखा ना, वेदर ही पासेस और फेल्स, यहाँ पर वेदर ही पासेस उसको फेल आया है, तो वेदर और एक साथ नहीं आ रहा है बल्कि बीच में कुछ वर्ड या फ्रेज आ रहे हैं जो कि उन दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एज इफ एक साथ है, इसलिए एज इफ जो है हमारा ये कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में आते हैं, बिल्कुल ये भी पेयर में आ रहा है लेकिन वो अलग अलग होते हैं, यहाँ पे एक साथ है लेकिन वो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो हमारा कोरिलेटिव, लेकिन ये नहीं है। इसमें 55% बच्चों ने कहा कि यही है, हालांकि ये नहीं है। जो सही सॉरी हाँ 55% बच्चों ने कहा सही जवाब दिया है, बाकी जो 44 है उन्होंने गलत जवाब दिया। अब देखिए, नीदर ही नॉर हिज फादर अग्रीड फॉर वैक्सीनेशन। अब यहाँ पर जो है ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है, 75% ने बिल्कुल सही जवाब दिया क्योंकि दो ही और हिज फादर को जोड़ रहा है। दूसरी बात यह है, आई विल नॉट बो डाउन एज लॉन्ग एज माई सोल रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट माई कमांड। यहाँ देखिए, आई विल नॉट बो डाउन एज लॉन्ग एज माई सोल रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट माई कमांड। यहाँ भी आया है सो एज लॉन्ग एज, आपको लग रहा होगा कि एक साथ है तो फिर इसको हम कोरिलेटिव कहेंगे, हालांकि ये भी नहीं, जैसे एज इफ था वैसे ही एज लॉन्ग एज है, तो ये भी हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं होगा। 33% बच्चों ने इसको सही कहा है, बाकी 66 ने इसको गलत कहा है। अमन इज एज क्लेवर एज हिज एल्डर ब्रदर। देखिए यहाँ पे ये एज के बाद क्लेवर आया है, उसके बाद एज आया है, ये आपका कोरिलेटिव है। यहाँ पर एज को हम एज से भी जोड़ सकते हैं, और जब नेगेटिव इस्तेमाल होता है तो इसको सो के साथ हम एज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ही इज नॉट सो क्लेवर एज हिज फादर, इसको हम ऐसे समझ कर देख सकते हैं। he is as smart as his brother। एक तो ये अफर्मेटिव है, ये हमारा इस्तेमाल हो रहा है। नेगेटिव में जो अगर करेंगे तो करेंगे he is not so smart as his brother। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो आपका जो एज है और एज है, यहाँ पर सो है और एज है, ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और इसका इस्तेमाल जो है एज का इस्तेमाल आप करेंगे अफर्मेटिव में, और सो का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नेगेटिव में, ये आपका कोरिलेटिव है। अब आगे देखते हैं पंक्चुएशन के बारे में, है कि जहां पर हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वहां पे पंक्चुएशन बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि पंक्चुएशन से ही हम डिसाइड करते हैं कि जो हमने जो भी स्पीच, जो भी वर्ड हमने इस्तेमाल किया है वो हमारा कंजंक्शन है या कोई और चीज है, और अगर कंजंक्शन है तो किस कैटेगरी का है। तो पंक्चुएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे जो आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पहला सेंटेंस है, ही हैज स्कोर्ड गुड ऑल्दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ जो है इनकरेक्ट है, यहाँ ही हैज स्कोर्ड गुड, तो यहाँ पे आपको कॉमा आना चाहिए था। कॉमा के बाद जो है हम ऑल्दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, फिर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। तो कहीं कहीं पे कॉमा आता भी है, कहीं कहीं पे कॉमा नहीं भी आता है। ये सेंटेंस देखिए, यूजुअली अगर हम इस सेंटेंस को पहले रखते हैं, ऑल्दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड को पहले रखते हैं, तो वहां पे कॉमा आता, सॉरी ये जो है इनकरेक्ट है। अगर हम इसको पहले रखते हैं तो वहां पे कॉमा आता, लेकिन चूंकि ये बाद में आया है, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो है हमने कहा था कि जो सेंटेंस था हमारा वो है ही हैड स्कोर्ड ऑल दो शुरू में हो सकता है ना सर, ऑल दो ही। हाँ मैं बता रहा हूं अभी आपको कि ही केम लेट ऑल्दो he woke up
अर्ली। एक सेंटेंस ये है, हमने यहाँ पर देखिए ऑल्दो के बाद कोई कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ऐसे अगर हम बनाते हैं ऑल्दो, अगर हम ऑल्दो को पहले करते हैं ही वोक अप लेट, तो फिर हमें एक कॉमा देना है, फिर ही केम लेट लिखना है। तो अगर कंजंक्शन का इस्तेमाल हम पहले कर रहे हैं तो वहां पे हम कॉमा देंगे, वो बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर हम बाद में कर रहे हैं तो हम नहीं देंगे वहां पे। तो यहाँ पे इसलिए ये जो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एंड में आ रहा है। इसी तरह से देखिए, आई सॉ अ वाइल्ड कैट वाइल आई वाज ड्राइविंग होम। तो यहाँ पे देखिए वाइल्ड जो है आई सॉ अ वाइल्ड कैट, कैट के बाद आया है, इसलिए यहाँ पे हमें कॉमा की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको पहले कर देते हैं, वाइल आई वाज ड्राइविंग होम आई सॉ अ वाइल्ड कैट, तो फिर अब यहाँ पे वाइल आई वाज ड्राइविंग होम के बाद हमें एक कॉमा लगाना पड़ता। जहां कंजक्शन हम पहले करेंगे वहां हमें कॉमा नेसेसरी हो जाता है। ये देखिए, आफ्टर आई हैड लंच आई हैड अ शावर। यहाँ पे जो आफ्टर है आपका कंजक्शन है, पहले इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉमा आया है, इसलिए ये करेक्ट है। तो 46 ने कहा कि करेक्ट है, बाकी ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये इनकरेक्ट है। उसी तरीके से आई न्यू हिम बट आई फॉरगॉट एट दैट टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये बाद में आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉमा आया है। अब ये एक दूसरा केस है। पहले मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन जो है वो अगर हम पहले इस्तेमाल करते हैं तो कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो बाद में होता है, सेंटेंस के बाद होता है, तो उसमें हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बट हमारा एक कंजंक्शन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो है कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कंजंक्शन जो है वो उसके कई टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दो तरह का होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके साथ इस्तेमाल होता है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है। वो जो क्लॉज है वो हमारा सबऑर्डिनेट होता है, और उसके साथ जो कंजंक्शन आता है वो आपका होता है सब्जेक्टिव सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं कि जो आपका कंजंक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सबऑर्डिनेट, एक होता है आपका सबऑर्डिनेट होता है, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, अब देखिए सबऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे मैंने देखा था, आपको बताया था कि यहाँ भी दो सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस। यहाँ भी दो सेंटेंस होगा, लेकिन क्या है कि इन दोनों में जो पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब देखिए क्या है, सबऑर्डिनेट, ये जो दूसरा सेंटेंस होगा ना, ये इस पे डिपेंड होगा, या ये जो पहला सेंटेंस होगा वो दूसरे पे डिपेंड होगा। मतलब कि कोई ना कोई डिपेंड होगा। तो अगर ऐसा है तो वो कंजंक्शन जो हमारा आ रहा है वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। जैसे अभी आपने देखा था कि अभी आपने जो सेंटेंस देखा था कि आई केम लेट ऑल्दो आई वोक अप अर्ली। तो आई केम लेट ऑल्दो आई वोक अप अर्ली। ये जो सेंटेंस है, ये आई केम लेट ऑल्दो आई वोक अप अर्ली। तो ये जो दो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो है इस पे डिपेंड है। ठीक है, जब ऑल्दो आई वेक अप अर्ली, कोई मीनिंग जो है नहीं निकल पा रहा है अनलेस कि हमारा ये वाला सेंटेंस जो है वहां पर ना रहे। ऑल्दो आई वेक अप लेट, क्यों, आई केम लेट, वो लेट आया, हालांकि वो जल्दी उठा था, तभी वो लेट आया। तो ये जो आई वोक अप वाला सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करने के लिए इस पे डिपेंड होना पड़ रहा है। इसलिए ये जो हमारा क्लॉज है, ये जो हमारा क्लॉज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि डिपेंडेंट क्लॉज है। तो और जो हमारा जो ऑल्दो है, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो सेंटेंस के बाद आता है। वही देखें यहाँ पे, ये जो हमारा है दोनों सेंटेंस आपस में अलग अलग होगा। डिपेंड, बिल्कुल भी डिपेंड वो उस पर नहीं रहेगा। ये जो सेंटेंस आपका है यहाँ पे, जिसको हम देख रहे हैं कि
ये वाला आई न्यू हिम बट आई फॉरगॉट एट दैट टाइम, दो सेंटेंस यहाँ पर, आई न्यू हिम बट आई फॉरगेट एट दैट टाइम। इसको जो है हम अगर हम इसको समझते हैं तो ये देखिए, तो ये जो है हमारा आई न्यू हिम बट आई फॉरगेट एट दैट टाइम। तो ये जो है आपका आई न्यू हिम, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा हो गया बट आई फॉरगेट एट दैट टाइम। तो ये जो है आई बट आई फॉरगेट एट दैट टाइम बिल्कुल वो आपका इंडिपेंडेंट है। बट आई फॉरगेट एट दैट टाइम आप अलग से बोलेंगे तब भी एक मीनिंग देगा, आई न्यू हिम ये भी एक मीनिंग देगा। तो ये जो आपका बट देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ये मुश्किल से मुश्किल जो है 7 होते हैं, जिसको हम लोग फैन बॉयज के नाम से जानते हैं। ये फैन बॉयज, ये इसमें फैन फॉर हो गया, एन हो गया, और नॉर हो गया, नीदर नॉर जो है, या नीदर जो है इसमें आ सकता है नीदर। उसके बाद जो है और हो गया, फिर आपका जो बी आ गया, बी यहाँ पर बट है, एस जो है आपका सो है। तो ये अभी आगे आने वाला है, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। तो ये जो फैन बॉयज है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और हर एक लेटर जो है एक कंजंक्शन को डिनोट करता है। ये मैं आपको डाल दूंगा इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो साथ ही है। ये जो आपका बट है ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जहां भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा उससे पहले आपको कॉमा देना है। कहीं कहीं पे कॉमा होता है, कहीं कहीं पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही हम अपने हिसाब से मीनिंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देखा कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके वक्त में कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो पहले आ रहा है तो करेंगे, लेकिन जहां कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वहां पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते ही हैं। इसलिए ये जो हमारा बट है ये सही है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब जो है ये भी देख लीजिए कि आई बोर्डेड ऑन द ट्रेन विच वाज 5 आवर लेट। अब ये जो विच है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। उन 7 में से कम ये नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट है। अब देखिए, अनीस woke up very late, consequently he could not eat breakfast। अब यहां जो देखिए आप ये सेंटेंस कंसिक्वेंटली जो है, और उसके बाद सेमीकोलन आया है और ये एक कॉमा आया है। ये जो है कंसिक्वेंटली जो है आपका कंजंक्शन है, और हम आगे पढ़ेंगे कंजंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्बियल। आगे सेंटेंस एडवर्स जो होता है वो बिल्कुल कंजंक्शन के तरह ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एडवर्ब ही होते हैं। इसलिए हम लोग एडवर्बियल्स कहते हैं, और उसमें कंजंक्शन के भी प्रॉपर्टीज होते हैं और उसमें एडवर्ब की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंटली है ये उसी कैटेगरी में आता है, एडवर्बियल्स है। और ये कंजंक्शन भी, तो जब भी एडवर्बियल्स इस्तेमाल करेंगे, मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा ग्रुप में, वहां पे देखिए सेमीकोलन है और एक आपका कॉमा है। तो हमेशा हम एडवर्बियल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमें सेमीकोलन देंगे और फिर एक कॉमा देंगे। तो इस तरीके से जो ये कॉम्प्लेक्स है, आगे ये और क्लियर होगा।